नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धोरिया की पीठ में सीएम से जुड़े माइनिंग लीज मामले की सुनवाई होगी। वहीं सीएम के भाई और दुमका विधायक बसंत सोरेन के करीबियों की ओर से शेल कंपनियों में निवेश करने के मामले में भी दाखिल याचिका पर भी सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में अदालत ने दोनों जनहित याचिका से जुड़े सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। साथ ही अदालत ने याचिका दाखिल किए जाने से पहले संबंधित विभाग में की जाने वाली शिकायत की प्रति भी पेश करने को कहा है। इसके अलावा अदालत ने ईडी से केस से संबंधित दस्तावेज भी कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया था। और बड़ी खबर देवघर से, जहां पर देवघर में बाइक से बालू का अवैध कारोबार लगातार जारी है। बालू के कारोबार पर एनजीटी की रोक है, लेकिन रोजी रोटी चलाने के लिए देवघर में कारोबारी बाइक से बालू ढो रहे हैं। दरअसल एनजीटी की रोक के बाद जिले में बालू नहीं मिल रहा है। वहीं सावन महीने में कांवरिया पथ पर बालू बिछाए जाने से ये किल्लत और बढ़ गई है। ऐसे में बालू की डिमांड पूरा करने के लिए बाइक से बालू का कारोबार किया जा रहा है। इस कारोबार में लगे लोगों की अगर माने तो एक बोरा बालू करीब 300 से 450 रुपए तक बिक रहा है और इसे बेचकर वे ट्रैक्टर की किस्त भरने के साथ ही अपना परिवार भी चला रहे हैं। ट्रैक्टर और ट्रक से बालू उठाव पर रोक के बाद भी बाइक से उठाव के जरिए एनजीटी के आदेश को भी खुली चुनौती दी जा रही है। वहीं पुलिस इन सब से बेहद लापरवाह दिख रही है। ट्रैक्टर नहीं चल रहा देता है, एनजीटी लगा हुआ है, तो पेट के वास्ते बालू मोटरसाइकिल में ढोना पड़ता है। कितने के पूरे महीना में कमाई हो जाता है? होता है सर 10-15 हज़ार होता है। 10,000 प्लस देते हैं गाड़ी किस्ती और 5,000 खाने पीने के लिए बच्चा उच्चा के लिए। कितना में बालू बेच रहे हैं? एक ये सब 30 टका धामा बिकता है सर। 30 टका ढामा। इसमें कितने का है? इसमें 8 धामा है। 250 रुपये का। 8 या 24 240। कहाँ से लाते हैं? बालू नदी से। और देखिए, इस मामले के सामने आने के बाद अब कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठता है कि बाइक से आखिर खुलेआम कैसे चल रहा बालू का कारोबार। सवाल यह भी कि पुलिस पूरे मामले पर लापरवाही क्यों बरत रही है। सवाल ये कि आखिर एनजीटी का आदेश ताक पर क्यों है। ये तमाम सवाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद लगातार खड़े हो रहे हैं। और दिवंगत पूर्व आईपीएस और खेल प्रशासक अमिताभ चौधरी का अंतिम संस्कार आज रांची के हरमू मुक्ति धाम में किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर जेएससी स्टेडियम में रखा गया है, जहां दोपहर 2 बजे तक लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसके बाद दोपहर 3 बजे से उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी। जेएससी स्टेडियम से शुरू होकर उनकी अंतिम यात्रा हरमू मुक्ति धाम तक जाएगी, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और वहीं देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमिताभ चौधरी के निधन पर गहरा शोक जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि चौधरी के प्रयासों से झारखंड में क्रिकेट को एक नया मुकाम मिला, तो प्रशासनिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी चौधरी ने अहम भूमिका निभाई, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। क्रिकेट एसोसिएशन के सर्वोच्च पदों पर रहे, राज्य के जेपीएससी के चेयरमैन के रूप में भी रहे अमिताभ चौधरी जी आज सुबह अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो। और मैं समझता हूं कि अमिताभ चौधरी जी को और उनका परिचय देना
उनके लिए बहुत छोटा होगा। और रांची के जेएससी स्टेडियम में दिवंगत अमिताभ चौधरी का पार्थिव शरीर रखा गया है, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं रांची, जहां पर हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा इस वक्त मौजूद हैं। संजय, जाहिर तौर पर अमिताभ चौधरी के निधन से न सिर्फ खेल जगत बल्कि राजनीतिक जगत में भी शोक की लहर है। इस वक्त उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। कौन कौन से लोग वहां पर मौजूद हैं और कौन से नेता, कौन से मंत्रियों के आने की संभावना इस वक्त जाहिर की जा रही है? देखिए, ये समय जो है जीएससी के स्टेडियम में कह सकते हैं जीएससी के जो शिल्पकार रहे हैं अमिताभ चौधरी, उनका पार्थिव शरीर लाया गया है सुबह 10 बजे। और तमाम लोग, चाहे जीएससी के कर्मचारी हों, जीएससी के अधिकारी हों, जो भी लोग जीएससी से जुड़े हैं, क्रिकेट से जुड़े हैं, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। साथ ही यहाँ पर कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कहते हैं कि गुरु जो होता है उसका स्थान सबसे ऊपर होता है। और जो क्रिकेटर जो झारखंड से निकले हैं, अमिताभ चौधरी उनके गुरु के समान थे। 2 यहाँ पर क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, सौरभ तिवारी हमारे साथ, शाहबाज नदीम है, इसके अलावा विराट सिंह भी पहुंचे हुए, राहुल शुक्ला पहुंचे हुए हैं। हम बात करेंगे सौरभ जी, जिस तरीके से अमिताभ चौधरी के बारे में कहें तो एक तरीके से कहते हैं गुरु ही कहेंगे कि एक स्टेडियम उन्होंने दिया, शिल्पकार भी कहेंगे यहाँ के। अगर मेरे से पूछेंगे तो झारखंड का नाम जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका सबसे बड़ा क्रेडिट उन्हीं को जाता है, क्योंकि रांची में उन्होंने स्टेडियम बनाया। और हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि एक इंटरनेशनल स्टेडियम अपना जेएससी का हो सकता है। और एक ही चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि हम लोगों ने बहुत बड़े स्तंभ को खो दिया है। जैसा वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, जैसा वो क्रिकेट चलाते थे, आई थिंक उनका भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। जैसा हम लोग कभी कहते हैं ना कि सचिन तेंदुलकर दोबारा नहीं हो सकता, महेंद्र सिंह दोबारा नहीं हो सकता, तो मुझे लगता है अमिताभ चौधरी भी दोबारा नहीं हो सकते। वैसे शाहबाज कहेंगे कि आज जैसे झारखंड का क्रिकेट जैसे खामोश हो गया अचानक एक तरीके से। हाँ, काफ़ी, क्योंकि सर का काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। क्योंकि जब से मैंने खेलना शुरू किया है, सर ही के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में खेला हूँ। और जो भी उनका कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट के लिए, ख़ासकर झारखंड क्रिकेट के लिए, चाहे वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी रहे, और जो भी कंट्रीब्यूशन था काफ़ी अच्छा रहा। और उसका ये देख सकते हैं कि इतना इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास स्टेडियम उनके कार्यकाल में बना और वो इतने अच्छे से चल रहा है। और जो भी झारखंड का क्रिकेट जब उन्होंने ज्वाइन किया था और वो उनके जो 15 साल 16 साल जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन रहा उसमें कितना आगे किया, तो उससे काफ़ी आपको खुद समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि अमिताभ चौधरी का जो पार्थिव शरीर जीएससी स्टेडियम लाया गया है, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि स्टेडियम के ठीक सामने वहाँ पर रखा गया है जहाँ से पूरे क्रिकेट की पिच दिखाई देती है। अमिताभ चौधरी को वास्तव में क्रिकेट से कितना लगाव था, जीएससी भी उन्हीं की देन है। और आप मोहन को श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जो भी आप देख रहे हैं कैमरे पर, जीएससी के तमाम यहाँ पर कर्मचारी हैं, सदस्य हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पहुँचेंगे और कई क्रिकेटर भी यहाँ पहुँचेंगे। और यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है कि जो भी अमिताभ चौधरी के चाहने वाले, कई लोग कलकत्ता से भी पहुँचे हैं, मुंबई से भी यहाँ पहुँचे हैं, तो तमाम लोग जो हैं वास्तव में श्रद्धांजलि देने के साथ साथ ये बता रहे हैं कि अमिताभ चौधरी का कद एक प्रशासक के तौर पर, एक क्रिकेटर के तौर पर कितना ऊंचा था। आप देख रहे हैं सामने कैमरे पर कि अमिताभ चौधरी की पत्नी है, उनके दोनों बच्चे भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। एक बहन जो विदेश से आने वाली थी, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो भी पहुँच चुकी हैं। तो तमाम लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि एक ऐसा प्रशासक जिसने क्रिकेट के क्षेत्र में झारखंड को वो दिया जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। एक शानदार वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम, एक कुशल प्रशासक जिसको कहते भी हैं कि शायद भगवान को भी शायद एक कुशल प्रशासक की ज़रूरत थी, लिहाजा उन्होंने अमिताभ चौधरी को अपने पास बुला लिया। तो लोग ये कह रहे हैं कि अमिताभ चौधरी फैसले लेने के मामले में बिल्कुल काफ़ी सख्त थे। और जो स्टेडियम है उसकी आधारशिला उन्होंने तब रखी थी जब झारखंड में एक स्टेडियम की ज़रूरत महसूस की जा रही थी, और उसी स्टेडियम में यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर लाया गया। शायद कहा जा रहा है कि इससे बेहतर उनको अंतिम समय में उनके लिए वहाँ पर जहाँ जिस स्टेडियम की नींव उन्होंने रखी, जिस स्टेडियम में उन्होंने अपने आंखों के सामने बनता हुआ देखा, वहाँ उनका पार्थिव शरीर लाया जाए ताकि लोग उनका अंतिम दर्शन वहीं कर सकें। और देखिए कि यहाँ पर अमिताभ चौधरी जो है, 2 बजे का वक्त दिया गया है जब उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा रांची के हरमू मैदान में। उस वक्त भी आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और खेती प्रधान राज्य झारखंड में सूखा पड़ना लोगों के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हो रहा है। इस साल अब तक औसत से 51% कम बारिश हुई है, जिसे देखते हुए धान की खेती पर विपरीत असर पड़ रहा है। राज्य के 24 जिलों में से 2 जिले पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम को छोड़कर बाकी जिलों में बारिश की स्थिति बेहद चिंताजनक है, जिसे देखते हुए स्पेशल केयर की जरूरत जताई जा रही है। वहीं अब तक धान, मक्का, दलहन और तिलहन की खेती लक्ष्य का केवल 22% तक ही हो पाई है। हालांकि कम बारिश के बाद भी किसान बेहतर मानसून की आस में खेती में लगातार जुटे हैं। अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। खेती के लिए जाने जाने वाले राज्य झारखंड में सूखा पड़ना आम बात नहीं है। इससे खेती करने वाले लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है और इस बार जो मॉनसून है वो काफी लेट आया और बरसात जो है वो बिल्कुल कम हुई है, जिसके कारण आप देखेंगे सामने तस्वीरों में किस तरीके से जो खेती करने वाली महिलाएं उन्हें भारी नुकसान हुआ है। फिर भी हिम्मत ना हार कर मॉनसून खत्म होने को है और ये अभी भी अपनी खेती में लगी हुई इस उम्मीद से कि एक नहीं दो कुछ ना कुछ इनका धान रोपाई हो जाए और इनका पूरा जो घर है वो किसी तरह चल पाए। अभी इस बार क्या हुआ है, नुकसान हुआ कि फायदा हुआ है? थोड़ा अभी तक तो फायदा का तो नहीं लग रहा है, अभी का तो नुकसाने में लग रहा है, लेकिन उम्मीद करके पानी हुआ है थोड़ा बहुत तो उसमें हम लोग रोप के निकाल दे रहे हैं। लेकिन बीज भी बूढ़ा हो गया है, इसके आधार से अभी हम लोग का खेती होगा नहीं होगा उस तो हम लोग भी गारंटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन भरोसा कर रहे हैं कि आगे भी बरसात हो जाएगा तो जो भी 1 दाना चाहे 2 दाना होगा तो 1 महीना का भी हम लोग का खाने का हो जाएगा, तो उसमें हम लोग का राहत हो जाएगा। यही सोच के हम लोग हार के भी हम लोग लगे हैं। बारिश नहीं हुआ तो आप लोगों को कैसा नुकसान पहुंच जाएगा? नुकसान तो बहुत होगा, महंगाई भी बढ़ेगा और फिर हम लोग मतलब जितना खाने के लिए होता था उतना तो नहीं हो पाएगा और फिर महंगाई की वजह से हम लोग को और ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। पिछले कितने साल के बाद ये ऐसा दिक्कत आया सूखा पड़ने का? और एक बार हुआ था, लेकिन और 1 साल वही 7-8 में हुआ, 7-8। पिछले 15 सालों में इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि इतना ज्यादा सूखा पड़ गया है कि इनको धान रोपने से लेकर धान उगाही में परेशानी आ रही है, इतना कि इनका रोजगार चलाना मुश्किल हो गया। बता दें कि पूरा का पूरा परिवार जो है वो सालाना एक बार की जो खेती करता है, किसानी करता है, उस पर ही अपना पूरा परिवार चलाता है। लेकिन सूखा पड़ जाने के कारण इन लोगों के रोजमर्रा जिंदगी पे सीधा असर पड़ गया है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और रामगढ़ छावनी परिषद में वार्ड नंबर 6 की पौष कॉलोनी रानी बागी में हजारों की आबादी जलजमाव से इस वक्त बेहद परेशान है। बारिश का पानी पूरे मोहल्ले में घुटने तक भर जाता है और इसके बाद इस रास्ते पर पैदल या फिर गाड़ी से निकलना या फिर चलना मुश्किल हो जाता है। वहीं घरों में भी पानी घुसने से घर के सामान बर्बाद हो जाते हैं। जानकारी ये मिल रही है कि सड़क के दोनों ओर नाली का निर्माण नहीं कराया गया है और इसकी वजह से जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को आने जाने में इस वक्त परेशानी होती है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद खान। हम इस वक्त मौजूद हो रामगढ़ छावनी परिषद के वार्ड नंबर 6 के रानी बागी में। यह इलाका पूरे तरीके से पॉश इलाका है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जल जमाव को, यहाँ पर बारिश होने पर पानी सीधे घरों में घुस जाता है। सड़क के दोनों ओर ड्रेन नहीं है, ऐसे में आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं लोगों को घुटने भर पानी में घुस करके आना जाना करना पड़ता है। दोपहिया चालकों को रास्ता का पता भी नहीं चलता है। अब पैदल जो जाते हैं उन्हें भी रास्ते खोजने में मुश्किल होती है। आप देख सकते हैं 1 दोपहिया चालक आ रहे हैं, किस तरह से इस पानी में आ रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है आप सीधे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। दरअसल यहाँ पर जो ड्रेन नहीं है इसके कारण ये परेशानी हो रही है। एक बात कराते हैं यहाँ पे स्थानीय क्या क्या दिक्कत हो रही है बताइए। यहाँ पे पानी हो जाने के कारण आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। हम लोग को कॉलेज स्कूल का बच्चा या बड़ा सबको दिक्कत होता है। पानी भर जाने की वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाता है तो हम लोग को बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, कैसे जाएंगे। किस तरह की परेशानी होती है? यहाँ पर इस रास्ता से गुजरने वाले लोगों को सबको बहुत कठिनाई है। यहाँ 1.5-2 फुट पानी भरा हुआ रहता है, बच्चे को स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। रोड और नाली पास है, काम भी लगा था बीच में, लेकिन बारिश होने के कारण और इधर छुट्टियां पड़ गई 4-5 दिन की, उसमें काम रुका हुआ है। बारिश छूटते ही हमको लगता है 15-20 दिन में ये काम पूरा हो जाना चाहिए और उम्मीद करते हैं यहाँ के तमाम वार्ड नंबर 6 के वासी को जो परेशानी है वो परेशानी से मुक्ति मिलेगी। इतना पानी यहाँ पर भरा हुआ है, इस तरह से परेशानी लोगों को होती है कि पैदल चलना, दोपहिया से जाना, पार होना इस रास्ते को काफ़ी कठिन है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़।
और वहीं देखिए हजारीबाग में कोयला व्यवसायी राजेंद्र साफ के घर पर ईडी अफसरों ने छापेमारी की है। हजारीबाग के बड़े कोयला व्यवसायी राजेंद्र साफ का कारोबार हजारीबाग के साथ साथ रामगढ़, रांची, दुमका और पलामू के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी फैला हुआ है। छापेमारी खत्म होने के बाद ईडी की टीम साफ के घर से 3 बैग जब्त करके ले गई और इस दौरान सीआरपीएफ जवान घर की पहरेदारी करते रहे। झारखंड में ईडी की बढ़ती दबिश से अवैध कारोबारियों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। हजारीबाग में आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही बड़े दवा और होटल कारोबारी सुरेश भंडारा के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की है। इनमें उनके घर और होटल के साथ साथ कई और ठिकाने भी शामिल हैं। सूचना के मुताबिक आयकर विभाग की छापेमारी में सुरेश भंडारा के ठिकानों से कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। और धनबाद के नया डांगा थापर नगर रोड पर अचानक भू धसान से हड़कंप मच गया। इस सड़क से कई राहगीर गुजर रहे थे और तभी जोरदार आवाज के साथ 150 फीट सड़क धंस गई। आसपास के इलाकों में दरार दिखने लगी, जिससे पूरे निरसा में दहशत का माहौल बन गया है। भूधसान स्थल के पास से ही रेलवे लाइन गुजरी है। ऐसे में रेल लाइन पर भी खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। इसी इलाके में बीसीसीएल और ईसीएल जैसी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर कोयले का खनन तो कर लिया, पर वहां फ्लाई ऐश भरकर खानापूर्ति कर दी गई, जिसका नतीजा है ये भूधसान। कुछ ही दूर पर यहाँ रेलवे लाइन भी है। हाँ, वो कुछ दिन पता रेल लाइन भी धंस गया था। तो जो एमपीएल का 9 गया था ना, वो भी तो नीचे चले गया था। फिर उसको वायरेट किया है, फिर चालू किया रेल। और रांची के कांके में 14 अगस्त की रात बिजली विभाग की लापरवाही से 3 नौजवानों की जान चली गई। घटना के 3 दिन बीत चुके हैं, पर किसी ने पीड़ित परिवार की सुध नहीं ली है। पूरी रिपोर्ट देखिए। घर की छतों से गुजर रहे ये बिजली के तार मौत का जाल बन चुके हैं, जो कब किसे अपनी चपेट में ले ले कहना मुश्किल है। 14 अगस्त की रात जब पूरा देश आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, तब कांके के अरसंडे में हुई वारदात से एक परिवार की खुशियां ही उजड़ गईं। वजह बनी 11,000 वोल्ट का तार, जो विजय झा के घर के करीब से गुजरती थी, जिसके चपेट में पहले उनका बेटा विनीत आया। उसे बचाने दौड़ी उसकी 2 बहनों ने भी अपनी जान गंवा दी। जश्न का माहौल मातम में बदल गया। वो मनहूस घड़ी याद कर पिता रुआं से हो उठते हैं। उसका शादी इस साल करते, उसका नौकरी हुआ था एसबीआई में। बोले थे 1 आध साल के बाद उसका करेंगे, एक ठो इस साल करेंगे, एक ठो उस साल करेंगे। एसबीआई में जॉब हो गया था आर्थिक। अरे कॉल था यार, सब पूरा घर माहौल इतना सुंदर था मेरा घर में कि झंडा लगाने भी गया था तो काय 2 ठो झंडा लगाया था। इसीलिए ना कि जितना लगाएंगे उतना खुशी होगा ना। एक इधर लगा देते हैं, एक उधर लगा देते हैं, दोनों तरफ से रास्ता है। दिखे झंडा, दिख गया झंडा। के मुख्यमंत्री का अभी तक ये नहीं हुआ, वो खाना खाएंगे नहीं 3 दिन से पूछिएगा तो उतना टाइम है खाना खाने का, जितना उनको खाना खाने में समय लगता है उतने समय में मेरे पास आ सकते हैं, मेरे घर आ सकते हैं, लेकिन वो आए। इस घटना से सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गांव में मातम छा गया है। सब डरे सहमे हैं, क्योंकि ये हादसा इस मोहल्ले के किसी भी घर में कभी भी हो सकता है। हर घर में बिजली के तार मौत की दस्तक देते नजर आ रहे हैं। अभी 3 दिन का टाइम मांगे हुए हैं। सांसद जी हमारे आए हुए थे, बोड़िया कांके के सांसद जी, वो आए हुए थे। वो बोले कि हमको 3 दिन का मात्र टाइम दीजिए। आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन है। हम लोग देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग ये करेंगे। साल 2016 में ही बिजली विभाग से मौत के तारों की शिकायत की गई थी, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। कहीं से निर्देश मिला तब भी बिजली विभाग सोया रहा। लेटर पैड में हमको लिख के दिए हैं कि आपका 1 सप्ताह के अंदर ये हट जाएगा, लेकिन 16 से मेरे पास उस लेटर है सर। मंत्री सचिव है, मनोहर पाल कोई सचिव है थे, हाँ उनका, लेकिन आज तक नहीं हुआ सर। ये कहानी सिर्फ इस मोहल्ले भर की नहीं है, बल्कि रांची के कई ऐसे इलाके हैं जहां हर घर पर मौत के तार झूल रहे हैं और रांची वासियों की जान आफत में पड़ती जा रही है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची।
और जमशेदपुर पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर अवैध निकासी करने वाले गिरोह के 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें बिहार के गया निवासी सुधाकर कुमार और पवन कुमार भी शामिल हैं। इन दोनों को देवघर से पकड़ा गया। इनके पास से 70 एटीएम कार्ड, ठगी के पैसों से खरीदी गई कार, फोन और 9500 रुपए कैश बरामद किए गए हैं। ये गैंग कई शहरों में ठगी की वारदातों को अंजाम भी दे चुका है। के अलावा जो पैसा निकाला गया था लगभग 2.5 से 3 लाख के आसपास तीनों घटनाओं में निकाला गया था। उससे खर्च किया हुआ बहुत सारा सामान है जो डेली उपयोग किए, जैसे जूता है, टी शर्ट है। कुल 9,500 रुपये बरामद हुए हैं और एक नई गाड़ी भी इन लोगों के द्वारा खरीदा गया था। इस तरीके की धोखाधड़ी करके जो पैसा अर्जित किया गया है, उसी पैसे से एक 4 व्हीलर गाड़ी खरीदी गई थी, उसको भी हम लोगों ने सीज किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।